हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 12 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू और पीआईबी के करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। और आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। तो ये 10 टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन आज करने वाले हैं। हरित धारा के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऑरोरा एंड सेक्शन 66A के बारे में एक एक क्वेश्चन रहेगा। टाइगर रिजर्व्स को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है। ओएनडीसी कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, आपकी मत्स्य सेतु जो स्कीम है इसके बारे में जानेंगे। एडीआईपी एनएफएआई के बारे में डिस्कशन करते हुए ओएचसीएचआर के बारे में जानेंगे। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हरित धारा, जिसे रिसेंटली न्यूज में देखा गया था। पूछा गया है हरित धारा सीन इन द न्यूज इज, ये क्या है? क्या ये कोई एंटी मेथनोजेनिक फीड है? हो सकता है। न्यू एंटी माइक्रोबायल ड्रग है फॉर कैटल, ये भी पॉसिबल है। क्या ये कोई बायो फर्टिलाइजर है? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूं, आप इसका आंसर करिएगा। इंडियन एक्सप्रेस से ये क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है, वैसे द हिंदू के अंदर भी मेंशन किया गया था। सोच समझ के आंसर करिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर जिसको कहा जाता है, आईसीएआर के द्वारा एंटी मेथनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, अब ये बनाया क्योंकि यहां पर एनिमल्स के मामले में इंडिया का जो रैंक है, इंडिया टॉप 3 टॉप 5 कंट्रीज के अंदर आती है इन वेरियस एरियाज के अंदर। यहां पर काफी सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जो कि काफी सारे मीथेन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। होता क्या है, जो एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो है उसके अंदर एक उनके रूमेन के अंदर, रूमेन क्या होता है? रूमेन बेसिकली आपका फर्स्ट स्टमक जो होता है वो माना जाता है। तो एनिमल जैसे ही खाना, कोई भी खाना जो है वो खाते हैं तो उनके एसोफेगस, उनके गले से होता हुआ वो रूमेन तक जाता है। रूमेन को फर्स्ट स्टमक माना जाता है, मतलब वहां पर जो पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो शुरू हो जाता है। तो रूमेन एक ऐसा रीजन है बॉडी का जहां पर जो भी खाना खाया जाता है उसका फर्स्ट प्रोसेस जो है प्रोसेसिंग का वो शुरू हो जाता है। और ये रिस्पॉन्सिबल, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ प्रोटोजोआ माइक्रोब्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के, CO2 के प्रोडक्शन के, साथ ही साथ आपके मीथेन के प्रोडक्शन के। और यहां पर ये कहा गया कि जब एक स्पेसिफिक टाइप का फीड स्टॉक जो है, खाने का जो सामान है, वो हम अपने एनिमल को चारे के रूप में देते हैं, तो क्या होता है, तो ये जो प्रोटोजोआ होता है इसकी संख्या में कमी आने लगती है। और जब इसकी संख्या में कमी आती है तो मीथेन प्रोडक्शन जो हमारे एनिमल्स के द्वारा किया जाता है बर्पिंग करके, वो भी यहां पर कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने एक नई तरीके का जो चारा है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक नई तरीके का जो चारा है वो यहां पर बनाया है। किसके लिए? इट्स एन एंटी मेथोजेनिक फीड। किसके लिए? एनिमल्स के लिए, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के लिए। ताकि क्या होगा, एंटी मीथेन है। ठीक है, ताकि जो प्रोटोजोआ माइक्रोब्स है जो कि मीथेन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कम प्रोड्यूस होंगे रूमेन के अंदर, जिसकी वजह से इवेंचुअली क्या होगा, जो मीथेन है उसका प्रोडक्शन यहां पर कम होगा। आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। किसके द्वारा बनाया गया ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आईसीएआर का जो नाम है वो भी ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं जो कि ऑरोरास को लेकर है। पूछा गया है बताएं ऑरोरास को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट है। इट हैपन्स व्हेन कोरोनल मास इजेक्शन इंटरैक्ट्स विद अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। जो कोरोनल मास इंजेक्शन है वो जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है
तो ऑरोरा बनते हैं, पॉसिबल है। व्हेन इट हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज टर्म्ड एज ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनता है तो क्या होता है, उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। 10 सेकंड्स में आपको देता हूं, बेसिक ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन वैसे बनाया गया है। अगर आप बेसिक एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपने पढ़ी, आप इसका आंसर कर पाएंगे। वैसे क्वेश्चन दिया इस वजह से क्योंकि रिसेंटली करंट अफेयर्स के अंदर मेंशन किया गया था, और आप जानते हैं कोई भी चीज जो करंट अफेयर्स में आती है वो कहीं ना कहीं अगर आपके स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करती है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी रिसेंटली यूएई का जो होप स्पेस क्राफ्ट था वो मार्स को ऑर्बिट कर रहा था और कुछ इमेजेस उसकी कैप्चर कर रहा था, और यहां पर मार्स पर भी देखा गया ऑरोरा, एक डिस्क्रीट ऑरोरा जो है उसको यहां पर पिक्चराइज किया गया। ठीक है, ऑरोरास होते क्या है, ऑरोरास आर कोस्ड व्हेन जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सन का जो सरफेस होता है, सन के सरफेस से जब चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो इजेक्ट होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो एक बहुत सुंदर सी इमेज जो होती है वो दिखाई पड़ती है, लेकिन वो हर जगह से नहीं देखी जा सकती। अर्थ के कुछ ही ऐसे हिस्से होते हैं जहां से उनको देखा जा सकता है। ठीक है, और ये जो सन का सरफेस से मास इजेक्शन होता है इसी को आप सोलर विंड कहते हैं, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जब भी इस तरीके से जो कोरोनल मास इजेक्शन या फिर सोलर विंड के बारे में न्यूज़पेपर में बताया होता है, तो बताया जाता है कि इन दिनों में हो सकता है इंटरनेट की फैसिलिटीज जो है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है, ये कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है इनकी वजह से, ये चीजें भी मेंशन करी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके के अरोरास होते हैं, एक होता है नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं जिसे, जो कि ऑरोरा क्या होता है, ऑरोरा बोरियलिस। एक सदर्न में होता है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, उसे कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑरोरा बोरियलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले को क्या कहते हैं, ऑरोरा बोरियलिस, और सदर्न वाले को क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो सेकंड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाती है, पहली स्टेटमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी करेक्ट है, लेकिन आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि इसमें आपको इनकरेक्ट बताना था। ठीक है, देखिए इसमें कुछ इस तरीके का जो सीनिक ब्यूटी होती है वो आप देख सकते हैं, और इस तरीके का जो पूरा नजारा होता है वो अर्थ के कुछ ही प्लेसेस से देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 66A सेक्शन 66A जो आईटी एक्ट का है इसको लेकर पूछ रहा है, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है टेक्स एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफेंसिव कंटेंट पोस्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अगर कोई भी ऐसा ऑफेंसिव कंटेंट जो है उसे पोस्ट किया गया है तो यहां पर एक्शन जो है लिया जा सकता है। क्लॉज हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय एससी, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो क्लॉज है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। वायलेशन ऑफ द दिस अट्रैक्ट्स टर्म इम्प्रिजनमेंट ओनली, तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी इसका वायलेशन किया जाता है तो इम्प्रिजनमेंट जो है उसकी सजा यहाँ पर दी जा सकती है। तो यहाँ पर 10 सेकेंड्स का टाइम मैंने आपका शुरू किया है, सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर करते हैं डिस्कशन। कॉमन सेंस को यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, और वैसे भी मैं आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देता हूं। कई जगह पे आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करें, कई जगह पे कॉमन सेंस को यूज करें, कई जगह पे नॉलेज को यूज करें, और आप इस तरीके से ही यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन को देखेंगे और उस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अगर हम देखें यहाँ पे लिखे वायलेशन ऑफ दिस अट्रैक्ट्स टर्म्स इम्प्रिजनमेंट ओनली, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पर्टिकुलर एक चीज के लिए एक ही सजा हो, मल्टीपल तरीके की सजा होती है, और डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन के अंदर लॉ को ब्रेक किया गया है। क्योंकि यहाँ पर लॉ का मतलब ये है कि इवन दो एक व्यक्ति जो है एक लॉ को ब्रेक करता है, दूसरा व्यक्ति भी उसी लॉ को ब्रेक करता है, लेकिन दोनों की सजा के बीच में जमीन आसमान का डिफरेंस हो सकता है अगर दोनों की सिचुएशंस जो है वो दोनों की अलग अलग है, दोनों की भिन्न है। ठीक है, तो यहां पर भी इंप्रिजनमेंट ओनली की वजह से, ओनली शब्द की वजह से ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और अगर आप ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट कर पाते तो सी और डी को तो आसानी से आप एलिमिनेट कर देते, मतलब आंसर या तो ए होगा या बी होगा। इट मींस क्योंकि पहली स्टेटमेंट दोनों में है तो पहली स्टेटमेंट तो बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाएगी। तो यस, कभी भी कोई ऑफेंसिव मैसेज को पोस्ट किया जाता है तो वहां पर सेक्शन 66A जो है इसको लेकर आया जा सकता है। यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया कि देखिए ये हमने अनकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया है सेक्शन 66A, उसके बावजूद भी देखा गया कि इसके लिए और इसके साथ साथ एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं, इसको बेस बनाकर। सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट डिफाइन करता है जब भी कोई ऑफेंसिव मैसेजेस किसी व्यक्ति को भेजता है कंप्यूटर के थ्रू, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू, मोबाइल फोन्स के थ्रू, तो वहां पर सेक्शन 66A को लेकर आया जा सकता है, जिसमें 3 साल की जेल जो है वो भी हो सकती है मैक्सिमम, और फाइन भी हो सकता है, या दोनों चीजें भी हो सकती है। सेक्शन 66A को ड्रैकोनियन माना गया, इसी वजह से इसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल का जो करार है वो दिया गया 2015 के अंदर, जहां पे श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो है वो काफी फेमस है। ये केस का नाम भी ध्यान रखिएगा, कुछ फेमस केसेस जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हर केस को रटने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताता चाहूंगा। जैसे कि पुट्टू स्वामी केस है, तो वो आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए, तो मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर, वो भी काफी फेमस केस है और आपको पढ़ाया भी हुआ है
आई थिंक आज से 5-6 महीने पहले उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तब हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे सेक्शन 66A को लेकर श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट तो चलिए ठीक होगी, सेकंड जो है दिस क्लोज हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशन बाय सुप्रीम कोर्ट, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे अनकॉन्स्टिट्यूशन जो है 2015 में ही कर दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में है। पूछा गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सीन इन द न्यूज, ये कहां पर लोकेट करता है? इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इजी तभी होगा अगर आप मैप को प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैप को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है इसके बारे में जानकारी ना हो, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैप के ऊपर भी इसे जरूर लोकेट करिएगा। क्या ये बिहार में है, यूपी में है, एमपी में है, या फिर नन ऑफ द अबव? यहां पर टाइगर जो है दे किल 28 ईयर ओल्ड एक व्यक्ति को यहाँ पर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसने मार दिया है, और इस तरीके के जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलते हैं। और डेफिनेटली जब टाइगर इस तरीके से लोगों पे वार करता है और वो आदमखोर बन जाता है तो डेफिनेटली लोग भी उसी तरीके से रिटेलिएट करते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क एक आपका टाइगर रिजर्व के तौर पे भी जाना जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये कहां पर लोकेट करती है? बिहार के अंदर अलोंग द इंडिया नेपाल बॉर्डर। इट इज एडजेसेंट टू द चितवन नेशनल पार्क ऑफ नेपाल के बिल्कुल एडजेसेंट पे है, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, गंडक रिवर के बैंक के ऊपर लोकेट करता है। कहां पे सेटअप किया गया था? इट वाज सेटअप इन अर्ली 1990s, और ये स्प्रेड हुआ है 899 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। कहां पर लोकेट करते हैं? वेस्ट चंपारण, मैंने आपको बताया, राइट? तो इट इज इन बिहार। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहां पर मैं एक बार आपको ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। इस रीजन के अंदर ये आप देख रहे हैं ऊपर, राइट? यहां पे देखिएगा सर्कल वाली जगह पर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि ओएनडीसी को लेकर है। ओएनडीसी सीन इन द न्यूज किसके द्वारा इसे इनिशिएट किया गया है? कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर तीनों ने मिलकर इसको शुरू किया है? ओएनडीसी क्या है? जब इसकी फुल फॉर्म पता होगी तो चीजें आसान हो जाएंगी और भी। तो यहां पर बताएं क्या आंसर होगा? 3 सेकेंड्स आपके हाथ में है। चलिए देखिए, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, क्या फुल फॉर्म है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। एन एडवाइजरी काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, एक एडवाइजरी काउंसिल को बनाया गया है ताकि गवर्नमेंट को एडवाइस किया जा सके किस चीज के ऊपर? ऑन मेजर्स जिसको की जरूरत है अगर हमें ओएनडीसी को अडॉप्ट करना है और इसको एक्सेलरेट करना है। ठीक है, जो ओएनडीसी दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का जो आइडिया था, इसे लास्ट ईयर लेकर आया गया था, और इसे इसके थ्रू कहा गया था कि जो हमारा पूरा कंट्री का ई कॉमर्स इकोसिस्टम है, हम उसको क्या करेंगे? स्टैंडर्डाइज करेंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे। जो प्रोजेक्ट है ओएनडीसी का, इसे इनिशिएट किया गया डीपीआईटी के द्वारा। और आप जानते हैं डीपीआईटी किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? बताइए, अगर आपने पहले से ही आंसर नहीं किया तो यस, डीपीआईटी जो कि आपको जीआई टैग देने के लिए भी जाना चाहता है, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। इस टास्क को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा भी असाइन किया गया है। तो आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ओएनडीसी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डीपीआईटी को ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर रेन 50 कोड जो है आप इसको सिर्फ आज के दिन में ही यूज कर पाएंगे। सो आपके पास अभी प्रॉबेबली 7 AM आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो 17 आवर्स का टाइम ही है। तो आप 100 डेज 200 डेज मिशन यूपीएससी 2022 जो भी सीरीज को आप एनरोल करना चाहते हैं, रेन 50 कोड को यूज करके कर लीजिएगा, सो दैट डायरेक्टली आपको 50% डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है, 2 स्टेटमेंट्स को देकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन विल लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेटिव्स, क्या कोई कॉर्पोरेशन का मंत्रालय है जो कि कॉर्पोरेटिव्स को देखेगा? हो सकता है। दिस विल रिजल्ट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और अगर ऐसा होता है तो क्या इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कॉर्पोरेटिव्स का उसमें हेल्प मिलने वाली है? तो मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम देता हूं। द हिंदू से ही क्वेश्चन बनाया गया है, सोचिए। कैबिनेट रीशफल किया गया है और यहां पर काफी सारे चेंजेस जो थे वो यहां पर लिए गए, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है इसका भी मेंशन किया गया। तो अगर आप देखेंगे पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। पहली स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बता रही है कि हाँ इस तरीके की मिनिस्ट्री बनी होगी, और ये मिनिस्ट्री जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प करने वाली है कॉर्पोरेटिव्स को लेकर। तो यही जो आपको छोटे छोटे हिंट्स होते हैं जो कि क्वेश्चन ही आपको दे देता है एग्जाम के अंदर, वो पिक करने होते हैं ताकि
कुछ क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा सोल्व कर पाए कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स। तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं दूसरी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है और कहीं ना कहीं अपने आप को भी वैलिडेट करने की कोशिश कर रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। यहाँ पे एक हिस्टोरिक मूव लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है इसको बनाया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर जो सहकार से समृद्धि, देखिए ये जो शब्द है बहुत से लोग इसको जुमले कहते हैं, राइट, लेकिन ये जो शब्द है ये आप इसको चाहे जुमला कहें या शब्द या कोई फ्रेज कहें, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड कि जो पॉलिटिकल एरिना है वहां पर इस चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है, बट देखिए यू आर नॉट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स का तो एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं। वहां पर इस तरीके की जो चीजें सहकार से समृद्धि है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, हर नल जल, इस तरीके के जो फ्रेजेस होती हैं वो जरूर लिखिएगा अपने मेंस के आंसर के अंदर और उसको अंडरलाइन करिएगा, बिकॉज वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पॉलिटिशियंस की मत सुनिएगा, दे कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग ईच अदर फॉर देयर अल्टीरियर मोटिव्स। आपको यहाँ पर एग्जाम को क्रैक करना है और वहां पर इस तरीके की जो फ्रेजेस होती हैं जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए वो आपको मेंस के अंदर जरूर लिखने और उसे अंडरलाइन भी करना है। आंसर यहाँ पर सी है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहाँ पे एक अमूल कोऑपरेटिव का मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, जो कि मत्स्य सेतु ऐप के बारे में पूछा गया। मत्स्य सेतु ऐप के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली कहती है ये सीडैक के द्वारा बनाई गई है, हो सकता है। ऐप का मेन मकसद है कि उसे लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज जो है उसे एक्वा फार्मर्स तक डिसेमिनेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है इट हैज वेरियस कोर्सेज मॉड्यूल्स व्हिच विल बी टॉट बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ऑन एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर को लेकर नॉलेज भी दी जाएगी और यहाँ पर कुछ जो कोर्सेज हैं वो भी लेकर आए गए हैं ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा सके। इकोनॉमिक टाइम्स से क्वेश्चन बनाया गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉन्च की है मत्स्य सेतु ऐप, ये चीज ध्यान रखिएगा, फॉर एक्वा फार्मर्स। तो यहां पर मैं आपको कुछ इस स्कीम के बारे में बता देता हूं। यूनियन फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने इस ऐप को लॉन्च किया है। सो इट इज नॉट यहां पर डेवलप बाय सीडैक क्योंकि इसे बनाया गया ICAR सीफा के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सीफा का क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। जितने इस तरीके की चीजों को याद रखेंगे एग्जाम में भी लिखने में सही रहेगा, और अगर फुल फॉर्म नहीं भी दी जाती प्रीलिम्स पेपर के अंदर तो आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होने वाली है। तो ICAR सीफा भुवनेश्वर के द्वारा इसे डेवलप किया गया है और मिस्टर गिरिराज सिंह जो मिनिस्टर है हमारे, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है मत्स्य सेतु ऐप। ठीक है, कौन से मिनिस्टर है? यूनियन फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली जब स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है तो 50% रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है, और इसी क्यों कहते हैं हम पावर ऑफ एलिमिनेशन, क्योंकि A और D को आप एलिमिनेट कर लीजिए। दोनों में ही 1-1 दिया है और 1 तो हो ही नहीं सकता करेक्ट, तो आंसर क्या होगा? B या C। और इसी तरीके से B और C दोनों में ही थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है, तो बाय डिफॉल्ट थर्ड स्टेटमेंट तो ठीक होनी ही होनी है, चाहे आंसर B हो या C हो। इट मींस इसको लेकर काफी सारे मॉड्यूल्स और काफी सारे कोर्सेज है वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि लोग इसकी जानकारी ले सके। पूरा दारोमदार जो है वो सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर, अगर वो ठीक होगी या गलत होगी उससे हमें अपने आंसर का पता चलेगा। मत्स्य सेतु ऐप जो है यहाँ पर दैट इज स्पीसीज वाइज सब्जेक्ट वाइज कोर्स जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले, ये भी ध्यान रखिएगा। और ऐप का काम यही है कि किस तरीके से लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी जो है वो एक्वा फार्मर्स तक यहाँ पर पहुंचाई जा सके। सोचिए क्या आंसर होगा? इज इट द करेक्ट आंसर? यस, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट थी, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इसमें फंडिंग सपोर्ट जो है वो भी DB के द्वारा दिया जा रहा है, दैट इज नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद को जो है उसके द्वारा जो फंडिंग सपोर्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा मत्स्य सेतु ऐप के बारे में। चलते हैं, वैसे भी मत्स्य से आपको मछली समझ में आ गया होगा और ये इसके बारे में भी जानकारी हो गई होगी कि कौन से मंत्रालय से रिलेट करती है। ADIP स्कीम को लेकर पूछा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी स्कीम्स लॉन्च करी जाती है सरकार के द्वारा वो हम यहाँ पर कवर करें ताकि पूरे साल में जितनी भी स्कीम्स आई हैं वो आपकी इन MCQs के अंदर ही कवर हो जाए। बाकी तो जो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट करेंगे और जो वीकली मैराथन करते हैं उसमें भी आपकी रिवीजन हो ही जाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आता है, AD हो सकता है। इसका मेन मकसद है कि यहाँ पर क्या करना है, जो दिव्यांगजन है उनको यहाँ पर क्या करना है, हियरिंग एंड अदर एड्स जो है वो प्रोवाइड करनी है। एलिम्को इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? एलिम्को जो है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। सोच समझ के आंसर करिएगा। 10 सेकंड्स का टाइम शुरू कर देता हूं। ये जो क्वेश्चन है वो PIB से बनाया गया क्योंकि हम न्यूज़पेपर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के साथ PIB को भी कवर करेंगे क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बन के आते हैं। और जब यहां पर बात करी जाती है
दिव्यांगजन की, तो मंत्रालय तो बिल्कुल साफ हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे श्री थावरचंद गहलोत जी जो है उनके द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया एक कैंप, ताकि जो असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो उनको जो कान का हीयरिंग डिवाइस होता है वो देना, चलने में प्रॉब्लम है तो वहां पे व्हील चेयर देना, या फिर जो दूसरे असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं वो यहाँ पर दिव्यांगजन को प्रोवाइड करने हैं। और 2206 दिव्यांगजन और 432 सीनियर सिटीजन जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करे हैं क्या, एड एंड असिस्टिव डिवाइसेस। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके मेंस में भी आ जाते हैं कि हम दिव्यांगजन के लिए क्या कर रहे हैं, तो आप इस तरीके की जो केस स्टडीज और एग्जांपल्स है वो जरूर मेंशन करिएगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। बात आती है तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर, एलिम्को के रोल के ऊपर, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे जो कैंप कंडक्ट किया गया था अंडर द एडिप, एडिप क्या है, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन। तभी मैं कह रहा हूं कि फुल फॉर्म पता होगी तो काफी सारी चीजें आसान होगी। और यहां पर यूपीएससी आपका रास्ता कभी भी आसान नहीं करेगा, बिकॉज प्रीलिम्स जो होता है वो एक फिल्ट्रेशन का स्टेज होता है कि जितने ज्यादा लोगों को फिल्टर करके आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो वो करो। क्योंकि आपने देखा होगा 5 लाख लोग अगर एग्जाम देते हैं तो लास्ट में यहाँ पर आपका मेंस एग्जाम देने के लिए बहुत कम लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे 10,000 आपके मेंस का एग्जाम देते, तो आप समझ रहे हैं कि 5 लाख लोगों ने अगर एग्जाम दिया और 10,000 लोग सिर्फ मेंस के लिए क्वालिफाई हुए, तो 4,90,000 लोगों को तो यहाँ पे फेल कर दिया गया, राइट। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जिसमें आपको छोटी से छोटी जानकारी जो है वो भी रखनी चाहिए ताकि वो आपको एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करे। एडिप के बारे में मैंने आपको बताया, असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड एंड अप्लायंसेस, ताकि यहाँ पे असिस्टिव डिवाइसेस उनको दिए जा सके। इसके अंदर जो एलिम्को है, इसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि सोशल एंड जस्टिस मिनिस्ट्री जो है उस मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। और इसका काम यही है कि हमें क्या करना है, एडिप जो है इसको इंप्लीमेंट करना है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY इसको भी यहां पर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी है वो यहां पर करेक्ट हो जाती है। पहली, दूसरी, तीसरी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि नेशनल फिल्म आर्काइव्स को लेकर पूछ रहे, बताएं करेक्ट क्या होगा, क्या सही होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, हो सकता है। इसका मेन फंक्शन है कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना फिल्म के आर्टिफैक्ट्स और अपनी हेरिटेज को कैरी ओवर करना। ये 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दी हैं। टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट कर देता हूं। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है और यहां पर ये क्वेश्चन को लेकर कुछ ना कुछ चीज न्यूज में थी, तभी यहां पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। कंट्रोवर्सीज आर नॉट इंपॉर्टेंट बट यस क्वेश्चन कैन बी देयर इन द एग्जामिनेशन। चलिए, यहाँ पे कुछ साल पहले जो पीके मूवी आई थी उसके जो ओरिजिनल नेगेटिव्स हैं जो राजकुमार हिरानी के द्वारा बनाई गई थी वो NFAI की वॉल्ट्स में चले गए हैं। ये न्यूज थी, मूवी को लेकर न्यूज थी, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था इसके अंदर कुछ, लेकिन हाँ यहाँ पर जो आपका नेशनल फिल्म आर्काइव है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पीके मूवी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, वो पीके मूवी के ऊपर क्वेश्चन अगर आना होगा ना तो जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम होते हैं ना, वहां पर ये चीज पूछी जा सकती है कि बताएं अभी इनमें से कौन सी मूवी थी जिसके नेगेटिव जो थे वो NFAI की वॉल्ट के अंदर रखे गए, ठीक है। तो वहां पर मूवी का नाम पूछा जा सकता है। अगर आप मान लीजिए जनरल नॉलेज वाले किसी एग्जाम की तैयारी करें, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करें, EPFO की तैयारी करें, लेकिन हाँ यूपीएससी जो है वो पीके मूवी के बारे में नहीं पूछेगा, बट हाँ वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया को लेकर। इसे एस्टैब्लिश किया गया था एक मीडिया यूनिट के तौर पे, और ये किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आती है। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, बट हाँ मेन फंक्शन यही है, कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना फिल्म के आर्टिफैक्ट्स, जैसे कि यहाँ पे पीके की मूवी के जो नेगेटिव्स है वो ओरिजिनल नेगेटिव्स उनको यहाँ पर वोल्ट के अंदर रखा गया, और हेरिटेज को कैरी ओवर करना ये इसका मेन काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, पहली गलत है, तो आंसर बी हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। NFAI हैज 3 रीजनल ऑफिसेस, वो कहां पर है, बैंगलोर, कैलकाटा एंड तिरुवनंतपुरम के अंदर। चलिए चलते हैं 9th क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि 10th क्वेश्चन है। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट इस बेस्ड में कहां पर बेस्ड है, वियना के अंदर है, न्यूयॉर्क के अंदर है, हेग के अंदर है, या फिर जेनेवा के अंदर है। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, 10 सेकंड्स। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया, जल्दी से आंसर करें क्या आंसर हो सकता है, और फिर करेंगे इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए देखिए, द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, जैसे कि ऑफिस ऑफ द UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स भी कहा जाता है, ये एक UN ह्यूमन राइट बॉडी मानी जाती है, और OHCHR इज इंटरेस्टेड बाय UNGA, ये भी ध्यान रखिएगा। OHCHR जो है आपका किससे इंटरेस्ट करता है, तो UNGA से, और इसकी मैंडेट क्या है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी दुनिया के अंदर। ये एक वाइटल रोल को प्ले करता है
कंजर्विंग द इंटेग्रिटी ऑफ 3 इंटरकनेक्टेड पिलर्स जो कि यूनाइटेड नेशन के हैं, जिसमें पहला है आपका ह्यूमन राइट्स, दूसरा आपका है पीस एंड सिक्योरिटी और तीसरा आपका है डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो भी ऑफर करी जाती है, कैपेसिटी डेवलपमेंट करी जाती है ताकि ग्लोबल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स जो उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। ये कहां पर बेस्ड करती है, इसका जो हेडक्वार्टर है बताएं मुझे। ये एक यूएन सेक्रेटेरिएट का पार्ट भी है, 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा के अंदर है। तो डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली भीमा कोरेगांव केस जो था उसके जो को एक्यूज थे उसको लेकर कंट्रोवर्शियल न्यूज थी। ऑफ कोर्स उसको लेकर डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ क्योंकि ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर जो है वो न्यूज में था, यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है। करंट अफेयर्स की सीरीज में 14 जुलाई पर पहुंच चुके हैं और आज के द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं तिब्बत रीजन के बारे में। यहाँ पे काउंसिल जनरल इंडिया के अंदर पहले अपॉइंट करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। राइट टू रिपेयर मूवमेंट रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में डिस्कशन करते हुए जीसैक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइटनिंग पोल्यूशन इंडेक्स एनजीटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहां पर आया है इसके बारे में भी जानेंगे और फाइनली टाइगर कॉरिडोर जो है इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेट्स तिब्बत रीजन टच। तो तिब्बत रीजन जो है वो कौन कौन से भारतीय राज्यों को टच करता है ये आपको बताना है। क्या उत्तराखंड को करता है, वेस्ट बंगाल को करता है, अरुणाचल को करता है या लद्दाख को करता है। मैं आपको जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे शुरू कर देता हूं, आप इसको आंसर देने की कोशिश करेगा विद इन 10 सेकंड्स के अंदर। क्योंकि रिसेंटली हुआ क्या, दलाई लामा जो है इनका बर्थडे जो था उसे सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन काफी सारे चाइनीज नेशनल्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको लेकर प्रोटेस्ट जो था वो यहां पर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दलाई लामा पूजे जाते हैं तिब्बत रीजन के अंदर, इसी वजह से तिब्बत रीजन और दलाई लामा दोनों ही न्यूज में थे। और अगर हम यहां पर आते हैं अपने मैप के ऊपर देखते हैं तो यहाँ देखेंगे अक्साई चंग वाला रीजन जो है जो कि भारत का ही पार्ट है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे ये लद्दाख वाला रीजन जो है वो तिब्बत को कनेक्ट करता है, उत्तराखंड वाला बॉर्डर भी टच करता है, यहां तक आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है और ऊपर का जो रीजन है ये सिक्किम का रीजन है। ठीक है, तो सिक्किम यहाँ पर टच कर रहा है और ऊपर अरुणाचल टच कर रहा है। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर अगर वापस आएंगे तो यहाँ पे उत्तराखंड जो है वो टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल टच नहीं कर रहा है, अरुणाचल और लद्दाख टच कर रहा है। तो 1, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, मैप को समझना जरूरी है। तिब्बत जो है वो चाइना अपना पार्ट समझता है, इवन ताइवान को भी अपना पार्ट कहता है, लेकिन यहाँ पे चाइना जो वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है उसके अगेंस्ट में जाते हुए अगर भारत को कभी भी, भारत के जेएनके को चाइना क्वेश्चन करता है या फिर इसे पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने की कोशिश करता है, इन दैट सिचुएशन हम तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस यूनिट मान सकते हैं, इवन ताइवान को भी एक सेपरेट कंट्री करके दिखा सकते हैं ताकि चाइना को उसी की लैंग्वेज के अंदर जवाब दिया जा सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू अपॉइंट काउंसिल जनरल इन इंडिया। अभी रिसेंटली भारत के अंदर एक ऐसी पर्टिकुलर कंट्री है जिसने पहले काउंसिल जनरल को अपॉइंट किया है, उस कंट्री का नाम आपसे पूछा है। 10 सेकंड्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं और ये जो इस तरीके की फैक्चुअल चीजें आती हैं ये प्रीलिम्स में तो हेल्प करेंगी ही। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इंडिया और इस कंट्री के बीच में रिलेशन के बारे में 150 से 250 वर्ड्स में लिखिए, तो वहां पर आपको इस एक पॉइंट को भी जरूर लिखना पड़ेगा जो कि करंट अफेयर से आता है, जो कि वियतनाम के द्वारा भी यहां पर अपॉइंट किया गया। तो वियतनाम ने रिसेंटली अपॉइंट किया है ऑनररी काउंसिल जनरल ऑफ वियतनाम बेंगलोर के अंदर, ताकि ट्रेड, इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, एजुकेशन एंड इवन कल्चरल कॉपरेशन को भी इंप्रूव किया जा सके वियतनाम के अंदर और कर्नाटका के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा अपॉइंट किया गया, वियतनाम के द्वारा कर्नाटका के अंदर, कल्चरल कॉपरेशन से लेकर टूरिज्म, इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वियतनाम की लोकेशन जरूर देखिएगा, कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर टच हो रहा है। हनोई ऊपर दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट सिटी हो ची मिन सिटी नीचे दिखाई देगी, यहाँ पे आपको लाओस जो है वो दिखाई दे रहा है, कंबोडिया भी नीचे है, थाईलैंड ऑन द वेस्टर्न साइड है, फिलीपींस आपके राइट साइड में दिखेगा, ऊपर चाइना है, एंड दिस इज द साउथ चाइना सी वाला एरिया जहां पर काफी सारे आइलैंड्स जो है वो कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं, जिसमें वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया के आइलैंड्स भी हैं। उनके नाम भी आप मुझे चाहे तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राइट टू रिपेयर मूवमेंट अभी न्यूज में था, राइट टू रिपेयर मूवमेंट जो है वो किससे एसोसिएट करता है? क्या वो कंप्यूटर डिवाइस के रिपेयर से रिलेट करता है, किसी की रिस्पेक्ट को रिपेयर करने से रिलेट करता है, व्हीकल्स की रिपेयर को लेकर रिलेट करता है, या फिर नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई भी नहीं? 10 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देता हूं, जल्दी से बताएं। रीसेंट ईयर्स के अंदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अंदर जो यहाँ पे वेरियस कंट्रीज हैं, देश है, वो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि राइट टू रिपेयर लॉज जो है उनको लेकर आया जा सके। मूवमेंट जो है ट्रेस करता है, इसकी जो जड़ें हैं वो जाती है कंप्यूटर एरा के अंदर 1950 में, जो कि शुरू हो चुका था।
ठीक है। और यहां पे गोल ऑफ द मूवमेंट इज टू गेट कंपनीज कि वो स्पेयर पार्ट्स बनाए, टूल्स बनाए, इंफॉर्मेशन दे कैसे चीजों को रिपेयर करना है, ताकि ई वेस्ट जो है, आजकल देखिए ई वेस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, ध्यान रखिएगा। इवन जो हैजार्डस केमिकल होते हैं उसको भी रीजन माना जा रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान जाती है, और ई वेस्ट के अंदर भी ऐसे ही कुछ हैजार्डस केमिकल जो है वो पाए जाते हैं। तो यहां पर बात करी गई कि कंपनीज को स्पेयर पार्ट्स देने चाहिए, कंपनीज को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि कैसे चीजों को रिपेयर करना है, ताकि अगर कोई मोबाइल फोन खराब होता है उसको पूरा का पूरा फेंकने, या कोई कंप्यूटर खराब होता है उसको पूरा का पूरा फेंकने की बजाय हमारे पास स्पेयर पार्ट्स टूल्स अवेलेबल हो, ये भी नॉलेज अवेलेबल हो कि हम इसको कैसे रिपेयर करें, ठीक है। तो यहां पे कस्टमर्स जो है राइट टू रिपेयर मांग रहे हैं, रिपेयर शॉप्स की बात कर रहे हैं, ताकि लाइफ स्पेन प्रोडक्ट्स का बढ़ सके। और यहां पर लैंडफिल्स जो हम यहां पे धीरे धीरे ई वेस्ट को बढ़ाते जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या बन गया है, वो भी यहां पर कम करी जा सके। सो इट इज एसोसिएटेड विद कंप्यूटर डिवाइसेस। चलिए, राइट टू रिपेयर से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड रिटेल डायरेक्ट स्कीम रिसेंटली। तो चारों में से किसने अभी रिसेंटली रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है इसको लॉन्च किया है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा आया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव? 10 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। फरवरी 2021 की बात करें तो आरबीआई ने प्रपोज किया था कि अलाउ किया जाएगा रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो ओपन गिल्ट, मतलब अपने गिल्ट अकाउंट से उसको ओपन कर सके विद द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है? हमारा आरबीआई। तो आरबीआई ने एक फैसिलिटी जो प्रोवाइड करी है ताकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके अंदर डायरेक्टली जो है इन्वेस्ट किया जा सके। तो आंसर तो खैर यहाँ पे आपका भी हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा फरवरी 2021 के अंदर आरबीआई की तरफ प्रपोज किया गया था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी गिल्ट अकाउंट जो है ओपन करने का प्रपोजल जो था वो रखा गया था, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं वो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, एफडीआई के बियॉन्ड उनको ज्यादा चीजें दिखाई नहीं देती। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, या फिर कहें कि कुछ लोग जो आपके एफडी आरडी के अंदर पैसा लगाते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाते हैं, साथ ही साथ बहुत से लोग रिस्क भी लेना चाहते हैं, और वो कहां पैसा लगाते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा लगाते हैं, राइट। तो ये जो धीरे धीरे नॉलेज है वो बढ़ती जा रही है लोगों की, और लोगों की जो एपेटाइट है रिस्क को लेकर वो भी यहां पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पे कोशिश करी जा रही है कि क्यों ना जीसैक के अंदर भी यहां पर चीजों को और आसान बनाया जाए लोगों के लिए, क्योंकि देखिए जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात होती है, हाउ मेनी ऑफ अस रियली नो कि उनके अंदर कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। बॉन्ड्स की बात होती है तब भी लोगों को नॉलेज नहीं होती, लेकिन एफडी की बात करें, फिक्स डिपॉजिट की, या आरडी की बात करें, रेकरिंग डिपॉजिट की, म्यूचुअल फंड की बात करें, एसआईपी की बात करें, तो एवरीबडी नोज अबाउट इट, क्योंकि हजारों की तादाद में एप्स अवेलेबल है। इवन जो बैंक अकाउंट भी हमारा होता है, सेविंग अकाउंट, वहां पर भी इजीली ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। विद फ्यू क्लिक्स आप चाहें तो अपनी एफडी और आरडी को शुरू कर सकते हैं। विद फ्यू क्लिक्स आप चाहें तो पैसे को म्यूचुअल फंड के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, बॉन्ड्स की बात आती है, वहां पर ये सब चीजें मुश्किल होती हैं। इवन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की बात करी जाए तो वहां पर भी आपको पहले अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद चीजें काफी आसान हो जाती है। तो प्रोसेस को जितना ईजी रखेंगे ना, मनी उतना ही ईजिली यहां पर फ्लो होने वाली है। जब हम रिटेल डायरेक्ट स्कीम की बात करते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में इसको यहां पर हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, आरबीआई के द्वारा लाई गई है रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी, ध्यान रखिएगा। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो की बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेकर पूछा गया है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका जीसेक के बारे में सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, हो सकता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किया जाता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। इसके अंदर जो गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन होता है उसे एक्नॉलेज किया जाता है। 10 सेकेंड्स का टाइमर मैं आपको शुरू कर देता हूं, आप आंसर करिएगा इसके बारे में। मीनवाइल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में देता हूं। तो जी सेक में जी का मतलब है गवर्नमेंट, सेक का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का, सेक क्या है? सिक्योरिटीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो इट इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और इसे इशू कौन करता है? इसे सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है, और ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब ट्रेड करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको सेल परचेज किया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन ओनली की वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर रहे हैं तो ए और डी को सबसे पहले एलिमिनेट करें, क्योंकि ए और डी दोनों में ही 2 आता है। और क्योंकि पहली स्टेटमेंट ठीक है, अब बी और सी में से पहली स्टेटमेंट किस में से? बी में है, तो बाय डिफॉल्ट आंसर भी आपका बी हो जाएगा। इट मींस बाय डिफॉल्ट थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है कि यस, गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन को ये एक्नॉलेज करता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ये जो सिक्योरिटीज होती हैं, दीज आर द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए, जिनकी ओरिजिनल मेच्योरिटी जो है वो 1 साल से कम होती है, जिसमें 91 दिन हो सकते हैं, 182 दिन हो सकते हैं, 364 दिन हो सकते हैं, या फिर ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, जिसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहा जाता है,
या डेटेड सिक्योरिटी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, आपकी शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आपके क्या आते हैं, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, जिसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 91 दिन, 182 या 364, अगर आप देखेंगे 1 साल से कम रहता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, वहां पे क्या क्या आता है, वहां पे आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं। तो जब भी हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी बट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या फिर यहां पे क्या आता है, डेटेड सिक्योरिटीज आती है। जब भी ये शब्द यूज किए जाए, इट मींस हम जीसेक की बात कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म जीसेक की बात कर रहे हैं। और जहां पे ट्रेजरी बिल्स का मेंशन हो, मतलब हम जीसेक की बात कर रहे हैं लेकिन शॉर्ट टर्म जीसेक की बात कर रहे हैं। यहां पे जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ 364 दिन तक है, ये 365 दिन या इससे बड़ा होता है, मतलब 1 साल या उससे ज्यादा की अगर टाइम पीरियड है, सो वो यहाँ पे सेकंड कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ओके, मैंने यहाँ पे शायद आपको आंसर जो है वो बता दिया है ना, राइट। चलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले जो आपके 200 डेज की सीरीज है, आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। अगर आप डे वाइज तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो 2021 के लिए एग्जाम दे रहे हैं या फिर 2022 के लिए, दोनों ही एग्जाम के लिए इसमें आप एनरोल करा सकते हैं, क्योंकि विद इन द गिवन टाइम पीरियड आपकी तैयारी इजिली इसमें हो सकती है। अगर आप इस साल एग्जाम नहीं दे रहे और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन आई विल सजेस्ट कि आप मिशन यूपीएससी 2022 के लिए जाएं, बिकॉज ये आपका फुल फ्लेजेड कोर्स है, जिसके अंदर आपकी बेसिक एनसीईआरटी से लेके जो स्टैंडर्ड बुक्स है, वो सभी एरियाज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसके अंदर कवर किए हुए हैं। अलोंग विद वीकली आपका जो मॉक टेस्ट होता है और जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, वो भी इसके अंदर दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि आपसे लाइटनिंग को लेकर पूछ रहे हैं कि बताएं लाइटनिंग को लेकर कौन सी बात सही है। इंटर क्लाउड लाइटनिंग जो है, दे आर विजिबल एंड हार्मलेस। इंटर क्लाउड लाइटनिंग जो होती है वो विजिबल होती है और हार्मलेस होती है, दिखती भी है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाती। इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग जो होती है वो भी विजिबल और हार्मलेस होती है, मे बी। चलिए अजीब सी स्टेटमेंट्स है दोनों। 10 सेकंड्स का टाइम आपको दे देता हूं, सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि रिसेंटली बताया गया 30 पीपल जो है उनकी डेथ हो गई है एक लाइटनिंग के इंसिडेंट से। कंट्री के अंदर ये इंसिडेंट्स काफी सारी जगहों पर होते हैं और लाइटनिंग को बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर माना जाता है एक्सीडेंटल डेथ के अंदर ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। जब भी नेचुरल कॉजेस की वजह से डेथ होती है, तो लाइटनिंग का उसके अंदर सबसे बड़ा रोल रहता है। अगर हम ध्यान दें, यहां पर एक जगह लिखा है इंटर क्लाउड, मतलब इंटर मतलब क्या होता है, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के बीच में जो लाइटनिंग होती है। इंट्रा क्लाउड मतलब विद इन द क्लाउड, इंट्रा मतलब विद इन, तो एक क्लाउड जो है इसके बीच में ही जब लाइटनिंग होती है, ठीक है, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के बीच में लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब जो बिजली आपकी चमकती है, बिजली जो है वो आपको दिखाई देती है। और इंट्रा मतलब जो एक ही बादल के बीच में होती है। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस के अंदर लिखा है कि वो विजिबल होती है लेकिन हार्मलेस होती है। तो लगने को हमें लग सकता है कि यार दोनों सेम कैसे होगा, एक ना एक स्टेटमेंट तो दोनों में से गलत होनी चाहिए। इस वजह से मैंने आपको ये सिर्फ एक तरीके से जो यूपीएससी करता है, आपको आपके डायरेक्शन से आपके कॉन्फिडेंस को चैलेंज करने के लिए, वो मैंने यहां पे किया। लेकिन दोनों ही केसेस के अंदर जो लाइटनिंग होती है वो विजिबल होती है और वो नुकसान नहीं पहुंचाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। लगने को लग सकता है कि दोनों में से एक स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन जो वो सेम नहीं हो सकती। हो सकता है दोनों में से एक जो वो हार्मलेस ना हो या फिर यहां पे कहा जाए हार्मफुल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही केसेस के अंदर इट इज विजिबल एंड इट इज हार्मलेस। सी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली ये फिनोमिना देखे जा रहे हैं, दैट्स व्हाई ये न्यूज में तो, और वैसे भी जब बिजली जमीन पे आती है तभी वो नुकसानदेह होती है, क्योंकि वहां पर ही लोग जो है इलेक्ट्रोक्यूटेड हो जाते हैं इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि पूछ रहा है पोल्यूशन इंडेक्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है। तो पोल्यूशन इंडेक्स के बारे में पहली स्टेटमेंट कहती है पीआई जो होता है, पीआई ऑफ एनी इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अ नंबर फ्रॉम 0 to 100। पीआई जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर पोल्यूशन इंडेक्स का जो नंबर होता है वो 0 से 100 तक वेरी करता है। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पीआई डिनोट्स द इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ पोल्यूशन। जब पीआई की वैल्यू बढ़ती है, मतलब अगर 90 की वैल्यू होगी इट मींस पोल्यूशन ज्यादा है, 10 की वैल्यू होगी तो पोल्यूशन कम है। देखिए इंडेक्स किसी भी तरीके से काम कर सकता है। कुछ जगह पे हम देखते हैं कम नंबर मतलब ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा नंबर मतलब कम प्रॉब्लम, या फिर इससे उल्टा भी हो सकता है। सोच समझ के आंसर करिएगा। कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर जो हम पोल्यूशन के बेसिस पे करते हैं वो रेड, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट के बेसिस पे करते हैं। टाइम पीरियड मैं यहां पे आपका शुरू कर देता हूं, आप सोच समझ के आंसर करिएगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको कि एसओपी कहा जाता है, ये बनाए गए, ये इशू करे गए ताकि एनवायरमेंटल वायलेशंस जो होती है उनको मैनेज किया जा सके। एसओपी इज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसकी तरफ से जो ऑर्डर्स है वो यहां पे दिए जाते हैं। उसके बाद एसओपी जो वो लेकर आया गया है, विच अर्लियर इन 2021 डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री टू पुट इन प्लेस पेनल्टीज एंड एसओपी फॉर ग्रीन वायलेशन। ठीक है, पीआई जो वैल्यू है 100 से 100 के बीच में वेरी करती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है पहली स्टेटमेंट आपकी। अगर पीआई वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है वो
क्या पोल्यूशन को ज्यादा बताती है? तो यस, 90 की जो वैल्यू होगी इट मींस पोल्यूशन ज्यादा है कंपेयर टू 10। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्या अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर को रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट के अंदर डिवाइड किया जाता है? तो तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। आपको बताना था करेक्ट कौन सी नहीं है। अगर बात करें करेक्ट कौन सी नहीं है, तीनों ही करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा मैंने वैसे आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी एक यहां पर जो चार्ट है वो दिया है, तो उसको भी अच्छे से रखिएगा क्योंकि यहां पर इसके ऊपर भी क्वेश्चन पहले पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एनजीटी को लेकर है, क्योंकि एनजीटी का जिक्र अभी हमने मिनिस्ट्री एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ किया था, तो उसी से रिलेटेड मुझे लगा कि एक एनजीटी का क्वेश्चन जो है वो भी होना चाहिए। पहले भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडिया विच अदर कंट्री हैज एनजीटी एज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी? क्या स्वीडन के अंदर या स्विट्जरलैंड के अंदर या फिनलैंड के अंदर ऐसी कोई बॉडी है? 10 सेकंड्स में आप आंसर करेगा। एनजीटी की बात करी जा रही है कि स्पेशली यही बॉडी जो है होनी चाहिए। देखिए, विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी, जब एनजीटी भारत के अंदर बनी, इंडिया जो था तीसरी ऐसी कंट्री बन गया था। किसके बाद? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद, जहां पर इस तरीके की स्पेशलाइज्ड बॉडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इंडिया अपने आप में पहली डेवलपिंग कंट्री थी जिसके पास इस तरीके की बॉडी थी। तो एनजीटी जो है वो ना ही स्वीडन, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड में थी, पहले कहां पे थी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर थी और भारत के अंदर है। 3 जगहों पर अवेलेबल है, बाकी जगह पर अवेलेबल नहीं है। हो सकता है उनकी अपनी कोई अलग से बॉडीज होगी जो कि एनजीटी लाइक होगी, लेकिन यहां पर एनजीटी की बात करी जा रही थी, राइट? तो आंसर क्या होगा? अगेन नन ऑफ द अबव। ऐसी स्पेशलाइज्ड बॉडी सिर्फ 3 जगह पर है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। ठीक है, एनजीटी का जो मैंडेट है वो ये है कि इसे जो एप्लीकेशन का डिस्पोजेबल होता है या जो डिस्पोजल होता है, ये जो अपील्स होती हैं, उसे 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर फाइनल करना होता है। ठीक है, तो आंसर यहां पे फिलहाल डी है आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके बेंचेस, प्रिंसिपल बेंच कहां पर है, अलग अलग बेंचेस कहां है, हमने बहुत बार डिस्कस किया इसको एमसीक्यूज के अंदर। चाहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि एनजीटी का प्रिंसिपल बेंच कहां पर है और इसके दूसरे बेंचेस जो है, जो रिमोट बेंचेस होते हैं, वो कहां कहां पर लोकेट करते हैं। चलिए, ध्यान रखिएगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में, वैसे तो देखिए प्रिंसिपल बेंच तो यहां से ही आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है, इसे अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। इसे कहां पर इनॉग्रेट किया है? सिक्किम में, अरुणाचल, उत्तराखंड या फिर लद्दाख के अंदर। 10 सेकंड्स का टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है। ये जो गार्डन है ये बनाया गया अभी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, देवबंद इन चक्राता डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एट ए हाइट ऑफ 9000 फीट। तो 9000 फीट की ऊंचाई पे इसे बनाया गया है और ये बनाया गया क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है कहां पर? चक्राता टाउन, देहरादून, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो यहां पे आंसर आपका सी हो जाएगा। वैसे सिक्किम जो है इसको किस चीज के लिए जाना जाता है बताएं? सिक्किम को काफी फेमस स्टेट के तौर पे जाना जाता है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, गार्डन जो है वो देवबंद में बनाया है, चक्राता डिस्ट्रिक्ट में, 9000 फीट की ऊंचाई में। इस साइट को चूज किया गया क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन लेवल काफी कम है, मॉइस्ट कंडीशन जो है वो यहां पर एग्जिस्ट करती है, विच आर वेरी मच कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ दी स्पीसीज। जो आपकी क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है, यहाँ पे जो स्पीसीज को लेकर आया गया है, उसके लिए ये ऊंचाई की जगह और मॉइस्ट कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्दर बात करी जाए, देवबंद जो है ये एक प्रिस्टीन मैजेस्टिक फॉरेस्ट है देवदार का, एंड ओक भी यहाँ पे मिलेगा, विच विल क्रिएट अ नेचुरल हैबिटेट फॉर क्रिप्टोगैमिक स्पीसीज। जो क्रिप्टोगैमिक स्पीसीज है तो उसके लिए देवदार जो होगा, ओक ट्रीज जो होंगे, ये काफी अच्छा एनवायरमेंट जो है इतनी ऊंचाई के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। तो आंसर यहां पर आपका सी हो जाता है। ठीक है, चलिए। यहां पे वैसे क्रिप्टोगैमिक और एक पर्टिकुलर डिफरेंस को हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स एंड आपको दूसरे दिए फेनेरोगैम्स, इनके बीच का जो डिफरेंस है एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे जो एक इन्फोग्राफिक है उसको ऐड कर दिया है, चाहे तो आप इसको जब पीडीएफ लेंगे वहां से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो जब फाइनली जो मंथली पीडीएफ आती है वहां पर भी इसको दिया जाएगा, आप स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज डेवलपिंग अ टाइगर कॉरिडोर कनेक्टिंग 3 टाइगर रिजर्व। आज से कुछ दिन पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया गया, दोबारा से ये न्यूज में था, लेकिन तब इसे अलग तरीके से पूछा गया था। आज इसे अलग तरीके से पूछा गया क्योंकि यूपीएससी किसी भी चीज को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। अगर आप इसका आंसर कर पाते हैं, इट मींस आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, तभी आप इसका आंसर कर पाए, उस चीज को समझ पाए। नहीं आंसर कर पाए तो इट मींस आपको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या राजस्थान के द्वारा इसे कनेक्ट किया जा रहा है, यूपी के द्वारा, एमपी के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा? 10 सेकंड्स का टाइम मैं आपका स्टार्ट कर देता हूं। यू ट्राई टू गिव मी द आंसर, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलरली 3 टाइगर रिजर्व जो है, लास्ट में मुझे अच्छे से याद है, मैंने तीनों टाइगर रिजर्व के जो डिस्ट्रिक्ट थे वो भी आपको बताया था। ये रीजन था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने जहां पे आपको एक्सप्लेनेशन जो थी तीनों टाइगर रिजर्व की एक डायग्राम बनाकर बताई थी। तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे राजस्थान हो जाता है। वो
क्या कर रही है, वो एक टाइगर कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें जो अभी रिसेंटली रामगढ़ टाइगर रिजर्व आया है उसको कनेक्ट किया जाएगा रांथमबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर एमएचटीआर जिसे कहते हैं, इसके साथ। अगर आप चाहें तो मुझे इनके डिस्ट्रिक्ट के नाम भी बता सकते हैं, बिकॉज आई रिमेंबर इट क्वाइट विविडली कि लास्ट टाइम जब हमने इस क्वेश्चन को किया था मैंने आपको यहीं पर इनके डिस्ट्रिक्ट्स के नाम जो थे वो भी बताए थे। देखिए मैं कोशिश करता हूं कि 100 में से 90% चीजें आपको बता दूं, 10% आपके खुद के एक्सप्लोरेशन के लिए रखूं, आपके रिकॉल के लिए रखूं, ताकि सारी चीजें अगर मैं आपको यहाँ पे सर्व कर दूंगा तो हो सकता है वो आप उतने अच्छे से इंटरनलाइज ना कर पाए। 90% मैं आपको बता देता हूँ, 10% छोड़ता हूं ताकि आपके अंदर का जो शर्लॉक होम्स है वो जाग सके और वो चीजों को ढूंढ सके। राइट, चलिए ध्यान रखिएगा। राजस्थान यहाँ पर आप देख सकते हैं और आपको यहाँ पे अलग अलग रिजर्व्स और भी दिखाई देंगे। इनके अलावा ताल चपेर यहाँ पे है, सरिस्का है, भरतपुर नीचे दिखाई देगा, केवलदाव है, रणथंभौर ये तो हमारे न्यूज में ही था, रामसागर है, दारा है, कुंभलगढ़ है, गंजेर है, माउंट आबू है। ठीक है, करंट अफेयर्स की सीरीज में 15 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है उसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। आज के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जो 10 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें मिजोरम के बॉर्डर के बारे में क्वेश्चन रहेगा, यूआईडीएआई के बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एनआरसी को डिस्कस करते हुए कैबिनेट कमेटीज के बारे में डिस्कशन हमारा होने वाला है। इसके बाद भीम यूपीआई ऐप को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रुपए को लेकर रहने वाला है, नीम कोटेड यूरिया को डिस्कस करेंगे, कार्बन लाइन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और यहाँ पे लोएस्ट टू हाईएस्ट वेरियस जो आपकी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली सीबीडी को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिजोरम के बॉर्डर को लेकर है, पूछा गया इन तीनों में से मिजोरम का बॉर्डर किस किस राज्य को टच करता है वो आपको बताना है। यहां पर 10 सेकंड का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूं, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। रिसेंटली सेवरल आईईडी, दैट इज क्या है ये आईईडी का मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो हैं वो ब्लास्ट हुए हैं, दैट वर कैरिड आउट इनसाइड द कचार डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर, और एलिज किया जा रहा है जो मिसक्रेंट्स है मिजोरम से उनके द्वारा ये किया गया। जो दोनों आपके राज्य असम मिजोरम उसको लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो अभी काफी ज्यादा न्यूज में था। एक काफी लंबा अनरिजोल्व डिस्प्यूट जो है वो दोनों ही राज्यों के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पर अगर बात करी जाए असम, तो देखिए होगा क्योंकि दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है उसी को लेकर न्यूज है, तो असम तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से सी को तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि 1 इसके अंदर नहीं दिया है। अब हम आ जाते हैं एक बार यहां पर इसके मैप के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे दिस इज मिजोरम, अगर आप ये पूरा रीजन जो है वो मिजोरम का देख रहे हैं, ऊपर देखेंगे मणिपुर से यहाँ पर बॉर्डर टच कर रहा है, नीचे आएंगे तो बांग्लादेश जो कंट्री है इससे बॉर्डर टच कर रहा है, ऊपर यहाँ पे आसाम से जो बॉर्डर है वो भी इसका टच कर रहा है। तो यहां पर अगर हम क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं तो बांग्लादेश से बॉर्डर टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन मणिपुर से कर रहा था, नागालैंड जो है उससे नहीं कर रहा था। आंसर तो आपका हो जाएगा ए, क्योंकि नागालैंड अगर आप देखेंगे ये ऊपर है, देखिए दिस इज नागालैंड। ठीक है, तो ये जो है ऊपर है, आसाम से बॉर्डर टच कर रहा है नागालैंड का, लेकिन आपका मिजोरम जो है वहां से बॉर्डर टच नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं जो कि यूआईडीएआई को लेकर है, पूछा गया यूआईडीएआई को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ये 10 डिजिट का आधार नंबर जो है ये अथॉरिटी जो है इशू करती है, हो सकता है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। एंड यहाँ पे ये जो आधार नंबर आपका होता है ये आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है, एड्रेस प्रूफ के तौर पे काम करता है एनीवेयर इन द कंट्री। तो यहाँ पे 10 सेकंड्स में आपके शुरू कर देता हूं। आधार एनरोलमेंट जो है ऑफ मोर देन 27 लाख पीपल इन असम हैज बिकम अनसर्टेन और डिलेड बिकॉज ऑफ द डिले, क्योंकि यहाँ पे जो एनआरसी का प्रोसेस था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का जो पूरा प्रोसेस था, एनआरसी के ऊपर भी एक क्वेश्चन वैसे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो यहाँ पर डिले हो गया, जिसकी वजह से आधार का एनरोलमेंट जो था वो भी यहाँ पे डिले हुआ। यूआईडीएआई जो आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आधार नंबर को इशू करती है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 12 डिजिट के आधार नंबर को इशू करती है, 10 डिजिट नहीं। काफी बेसिक सी चीज थी, लेकिन हाँ ध्यान देने वाली थी। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ इतनी जानकारी रखते कि जो आपका आधार नंबर जो आप सभी के पास होगा और जो सभी आप में से लोग जो है जब एग्जाम देने जाएंगे तो एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे उसको साथ में लेकर जाएंगे, तो चाहे तो वहां पर क्योंकि आपके पास आधार कार्ड तो रहेगा ही तो उसमें से चेक भी कर सकते थे ये। तो यहाँ पे 12 डिजिट का ये नंबर होता है, 10 डिजिट का नहीं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, क्योंकि अगर आप ये एलिमिनेट कर देते तो सीधा ही, क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और उपरोक्त सभी में ऑल ऑफ द अबव में भी 1 है,
तो इसको एलिमिनेट करने के बाद बाय डिफॉल्ट आंसर आपका सी हो जाता है। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, आधार जो आपका ओरिजिनल होगा वो तो आपके साथ ही होगा, आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। सो इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? बिल्कुल सही, ये अपने आप स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। एंड यस, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, एड्रेस प्रूफ के तौर पे ये काम करता है ऑल ओवर द इंडिया, क्योंकि आपको एग्जाम देने हो, फोन नंबर नया लेना हो, जो भी एरियाज होते हैं वहां पर आधार कार्ड जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। UIDAI से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 जो है बात करता है एनआरसी को लेकर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लेकर पूछा गया। बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इसको लेकर करेक्ट है। दो स्टेटमेंट्स यहां पे दी है। पहली कहती है इट was first created in 1951 सेंसस। एनआरसी जो था पहली बार 1951 के सेंसस के दौरान बनाया गया था। ये आसाम के अंदर अपडेट किया जा चुका है, पॉसिबल है। इसका पर्पस है कि इलीगल इमिग्रेंट जो है उनको लेजिटिमेट रेजिडेंट से अलग करना है, ताकि पता लगाया जा सके। यहां पे 10 सेकंड का टाइम मैं आपका शुरू कर देता हूं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लेकर जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। एनआरसी इज अ रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ही तो है ये, इसका नाम क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। सिटीजन्स का ये रजिस्टर है। ये एक रजिस्टर है दैट इज प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच विलेज। हर गांव के अंदर ये बनाया जाता है, जो कि दिखाता है कि कितने हाउसेज हैं, कितनी होल्डिंग्स हैं और उन घरों के अंदर कितने लोग रहते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर मेंशन होती है। इसे ऑलरेडी आसाम के अंदर, अभी तक सिर्फ आसाम के अंदर ही अपडेट किया गया, ध्यान रखिएगा। और इसका गवर्नमेंट जो है इरादा रखती है कि पूरे देश के अंदर इसे हमें क्या करना है, पूरे देश के अंदर इसे अपडेट करना है। 1951 सेंसस के दौरान इसको लेकर आया गया था और सिर्फ आसाम के अंदर अपडेट किया गया, बाकी जगह पे अपडेट नहीं है। ये बताएगा कि हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स, आप जानते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं बांग्लादेश से इंडिया में आते हैं, म्यांमार से आते हैं, नेपाल से भी आते हैं और ऐसे ही पाकिस्तान वाली साइड से भी आते हैं। तो इलीगल इमिग्रेंट्स को, क्योंकि देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स कहां से आएंगे? आपके बॉर्डरिंग कंट्रीज में से आएंगे, जिनसे हमारा बॉर्डर टच होता है। तो उनको जो लेजिटिमेट रेजिडेंट्स है उनसे कैसे अलग करना है, ये एनआरसी जो है वो करने में हेल्प करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए एनआरसी की हेल्प से क्या होगा, बेसिकली मान लीजिए वेस्ट बंगाल में ये इशू सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश से और म्यांमार से काफी सारे जो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स है वो आ रहे हैं। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के साथ साथ असम में भी जा रहे हैं और नीचे जो राज्य हैं आपके झारखंड, उड़ीसा, वहां पर भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनकी ये कंप्लेन्स है कि ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेते जा रहे हैं और रिसोर्सेज के ऊपर भी एक प्रेशर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इसके ऊपर कोई स्टेप जो है वो सरकार को उठाना चाहिए। चलिए खैर, इससे आगे बढ़ते हुए, एनआरसी से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। देख लेते हैं क्या बात करता है। ये कैबिनेट कमेटी को लेकर 2 स्टेटमेंट से पूछता है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट कैबिनेट कमेटी को लेकर करेक्ट है। देखिए 8 तरीके की कैबिनेट कमेटी हमारे पास होती है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये जो कैबिनेट कमेटीज होती हैं, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन इन इमरजेंसी। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन होती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको कहीं पर नहीं बताया हुआ। मे भी हो सकता है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड करी जाती है, ये भी पॉसिबल है। मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताएं, फिर करते हैं इसको लेकर डिस्कशन। कैबिनेट कमेटी, क्या लगता है आपको ये जो कमिटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन नहीं करी गई होंगी? तो आंसर इज यस, कैबिनेट कमेटी जो है दे आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो है रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वहां पर इसके बारे में बताया गया है। सो यस, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर और इन इमरजेंसी। 8 तरीके की कमेटीज होती है, जिसमें से 2 को छोड़कर बाकी सभी कमेटीज को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। पॉलिटिकल अफेयर मिनिस्ट्री भी उनमें से एक है, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा हेड करी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो 8 कमेटीज हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी होती है, पॉलिटिकल अफेयर होती है, सिक्योरिटी के ऊपर होती है, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर होती है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। आपका काम यह है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ऐसी कौन सी 2 कमेटीज हैं जिसको कि प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करते, बाकी कमेटीज को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। तो मुझे वो बताइए जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा हेड नहीं करी जाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अभी रिसेंटली भीम यूपीआई, आप में से कितने लोग भीम यूपीआई को यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो भीम यूपीआई है, जो आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, भीम का क्या मतलब है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, एंड यूपीआई का क्या मतलब है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे अभी कहां पर लेकर आया गया है? इंडिया में तो यूज किया जाता है, लेकिन क्या नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, वियतनाम में, कहां पर इसको शुरू किया गया है? जल्दी से मुझे बताएं, फिर करेंगे इसके ऊपर एक डिस्कशन। क्योंकि ये जो पेमेंट गेटवे सिस्टम है, इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑलरेडी यूपीएससी ने एनपीसीआई के ऊपर तो क्वेश्चन पूछ ही लिया है
और कुछ साल पहले जो आपके वॉलेट होते हैं, ये पैसे के जो पेटीएम टाइप वॉलेट्स होते हैं, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा था, तो यहां से क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है। एनपीसीआई इन पार्टनरशिप विद रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी, अब मैंने रॉयल कह दिया तो आपको समझ में आ गया होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है, रॉयल मतलब यहाँ पे रॉयल शब्द को कौन ज्यादा इस्तेमाल करता है, भूटान ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पे भूटान के अंदर ये जो सर्विस है लॉन्च करेगी। नेपाल तो वैसे ही नहीं हो सकता, जिस तरीके की स्टेटमेंट्स यहाँ के जो हेड है मिस्टर ओली उनके द्वारा दी जा रही है, तो नेपाल को तो यहाँ पर किसी भी तरीके की हेल्प भारत के द्वारा दी जानी थोड़ी सी मुश्किल लगती है। श्रीलंका भी चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि चाइना जो है अपना डोमिनेशन यहाँ पे वैसे ही इंक्रीज कर रहा है। हमारा एक ऑल वेदर फ्रेंड जो है वो भूटान ही है, तो यहाँ पे भूटान की सहायता जो है वो इंडिया के द्वारा करी जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। भूटान एक बार देख लीजिए मैप के ऊपर, ऊपर चाइना है, यहाँ पे सिक्किम आपको दिखाई दे रहा है, नीचे यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है, ये बांग्लादेश है, एंड हियर इट इज आसाम, और ऊपर आपको अरुणाचल भी दिख जाएगा, ठीक है। मैप को समझना काफी जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा। 100 डेज 200 डेज की सीरीज जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो धीरे धीरे पास में आ रहा है, और आप डे वाइज रिवीजन यहां पर कर सकते हैं, जिसमें आप सारे स्टैटिक के सब्जेक्ट्स करंट अफेयर्स जो है पूरे साल का आपका यहां पर कवर हो जाएगा। चाहे तो 100 डेज में सब्सक्राइब करिए, और 200 डेज में करते हैं तो इसमें आपको जो राइटिंग असाइनमेंट्स है वो तो मिलते ही हैं, और एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो भी यहां पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो आई सजेस्ट कि आप मिशन यूपीएससी 2022 के लिए जाइएगा। इसमें भी आपको 500 डेज का डे वाइज प्रिपरेशन का जो प्लान है वो मिलता है। सिर्फ डे वाइज ही नहीं, इसके अंदर आपकी अलग से सीरीज भी मेंशन करी गई है। कुछ लोगों को डे वाइज करना पसंद होता है, कुछ लोगों को जो सीरीज वाइज है उस तरीके से तैयारी करना पसंद होता है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो डे वाइज तैयारी करिए, चाहे तो सीरीज वाइज तैयारी करिए, तो अलग से सीरीज भी अवेलेबल है और डे वाइज शेड्यूल जो है वो भी आपका अवेलेबल है। जिस भी तरीके से चाहे आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, बट हाँ ये चीज यहाँ पे श्योर है कि एक शेड्यूल्ड वे में आपकी जो तैयारी है वो यहाँ पर हो सकेगी, और आप इस एग्जाम को, प्रीलिम्स और मेंस को क्रैक कर पाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है रुपए को लेकर पूछ रहा है कि बताएं रुपए को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये जो रुपए शब्द है ये रूपी और पेमेंट से डिराइव किया गया है, हो सकता है। द कार्ड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन इन सिंगापुर एंड सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया और सिंगापुर दोनों के अंदर इस कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपका टाइम पीरियड स्टार्ट कर देता हूं, यहां पर जल्दी से आंसर करें। रुपए न्यूज में था, जस्ट लाइक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो यूपीआई बनाया गया वो न्यूज में था, उसके साथ साथ रुपए का जिक्र भी किया गया था। देखिए रुपए जो है ना, उसने रुपी से रू ले लिया, पेमेंट से पे ले लिया, और ये बन गया रुपए। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है, और यस ये सिंगापुर और सऊदी अरेबिया के अंदर भी चल सकता है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। इवन हमारी जो नेबरिंग कंट्री है भूटान, इसके साथ साथ सिंगापुर तो मैंने आपको बता दिया, यूएई, बहरीन और सऊदी अरेबिया, यहां पर भी रुपे कार्ड को चलाया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। 1 and 2 बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं रुपए से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि नीम कोटेड यूरिया को लेकर है। पूछा गया नीम कोटेड यूरिया को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है। बेसिकली बेनिफिट्स पूछे कि दोस्त आपको फायदे दिए, कौन से इनमें से फायदे एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं नीम कोटेड यूरिया के। नेग्लिजिबल डाइवर्जन टुवर्ड्स नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, क्या होता है बेसिकली ये कह रहे हैं कि नीम कोटेड यूरिया होता है तो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस की तरफ डाइवर्जन जो है यूरिया का कम होता है, हो सकता है। ड्यू टू फास्ट रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, जो आपका नीम कोटेड यूरिया, इसमें क्या होता है नाइट्रोजन का रिलीज फास्ट तरीके से होता है। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जो नीम कोटेड यूरिया की है वो इंक्रीज करती है रिजल्ट्स को, और जिसकी वजह से इसका कंजम्पशन कम करना पड़ता है। टाइम पीरियड में आपका शुरू कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करिएगा। टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फिर इसके बारे में डिस्कशन हम यहां पर करने वाले हैं। नीम कोटेड यूरिया के वैसे तो काफी फायदे होते हैं, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी लैंड जो है वो सही रहती है। साथ ही साथ यूरिया जिसका मिसयूज किया जाता था दूसरे एरियाज के अंदर, दिया तो एग्रीकल्चर के लिए जाता था लेकिन मिसयूज करके दूसरे एरियाज में इसको यूज किया जाता था, लेकिन जब इसको नीम कोटेड करना शुरू किया तो एग्रीकल्चर के अलावा आप इसको दूसरी जगह पे ज्यादा यूज ही नहीं कर सकते, तो इवेंचुअली इसे कहां यूज करना पड़ेगा, इवेंचुअली इसे आपको एग्रीकल्चर के लिए ही यूज करना पड़ेगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया के अंदर नाइट्रोजन का जो रिलीज है वो जल्दी जल्दी नहीं होता है, यहां पे जैसे फास्ट रिलीज लिखा है, नहीं, ये स्लो रिलीज होता है। स्लो रिलीज होने की वजह से नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, जिसको कि NUE कहा जाता है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जो नीम कोटेड यूरिया की है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कंजम्पशन जो है वो इसका कम होता है। तो नॉर्मल यूरिया को अगर 1 kg यूज किया जाता था, तो इसमें क्योंकि नाइट्रोजन स्लोली रिलीज हो रही है, इसको 1 kg से कम यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी खपत जो होती है वो भी यहां पर कम होती है। लेकिन हाँ, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये फास्ट रिलीज नहीं होता है, ये स्लोली रिलीज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नीम कोटेड यूरिया से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं,
जो कि कारमन लाइन को लेकर है। पूछा गया कारमन लाइन कहां पर लोकेट करती है, क्या ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, 28,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, या 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। आजकल काफी सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि स्पेस टूरिज्म को शुरू कर रही हैं, जिसमें जेफ बेजो की ब्लू ओरिजिन भी शामिल है, स्पेस एक्स इलॉन मस्क की है, और यहाँ पे रिचर्ड ब्रैंसन की जो वर्जिन गैलेक्टिक है वो भी इसके अंदर शामिल है। और इसी वजह से कारमन लाइन को पढ़ना और समझना काफी जरूरी है। क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, इट इज लोकेटेड एट 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर ये आपको मिल जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, कारमन लाइन को लेकर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप देखिएगा 100 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर आपको ये जो कारमन लाइन है यहाँ पे दे रखी है, ये दिख जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछ रहा है, पुट द फॉलोइंग फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है, उसके ऊपर कौन सी लेयर है, फिर कौन सी लेयर है, फिर कौन सी लेयर है, फिर कौन सी लेयर है, ये आपको बताना है। 3 लेयर्स के नाम दिए, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। 10 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। 10 सेकंड अच्छे से सोचिए कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। जैसे मैं आपको हिंट दे देता हूं, सबसे नीचे तो आपकी ट्रोपोस्फीयर होती है, राइट। ये आपने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जिन लोगों ने 100 डेज 200 डेज की मिशन यूपीएससी 2022 की सीरीज ली है, वहां पे ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुका है, तो बेसिक आइडिया आपको वहां पे लग गया होगा। और मैंने ये आपको काफी अच्छे से वहां पर जो ज्योग्राफी हम पढ़ भी रहे हैं, जिसके अंदर एनिमेशन के थ्रू भी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे देखिए ट्रोपोस्फियर है सबसे नीचे, मैंने आपको बताया था। फिर क्या है, 13 माइल्स के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर शुरू होता है, फिर मेसोस्फीयर है या मीजोस्फीयर है, फिर आपका थर्मोस्फीयर आता है, और फिर आपका एक्सोस्फीयर आता है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। सबसे पहले क्या था, मीजोस्फीयर था या स्ट्रेटोस्फीयर था, बताइए। यस, सबसे पहले आपका स्ट्रेटोस्फीयर था, फिर आपका मीजोस्फीयर था, और फिर सबसे बाद में आपका थर्मोस्फीयर था। तो आंसर क्या होगा, 213। देखिए 213 कहां पर है, बी के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए सबसे पहले आपका क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, और सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर, और लास्ट में एक्सोस्फीयर। मैंने आपको, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम जब पढ़ाया था तो आइनोस्फीयर के बारे में भी बताया था, जब मैं आपको एनसीईआरटी के लेक्चर्स जो थे आपके 200 डेज की सीरीज के अंदर करा रहा था कि आइनोस्फीयर क्या होता है। तो ये कंसेप्ट जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके स्टैटिक पार्ट से, और इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई ये चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। तो प्लीज उस सीरीज को चेकआउट कर लीजिएगा और ये लेक्चर जो है देख लीजिएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीबीडी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, इसको लेकर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, और पूछा गया बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये सीबीडी जो है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, हो सकता है इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर लोकेट करता है, ये भी पॉसिबल है। जल्दी से 10 सेकंड का टाइम है, आंसर करिएगा इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। यूनाइटेड नेशन सीबीडी भी कहा जाता है, यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसने अभी डिमांड किया है कि एडिशनल $200 बिलियन फंड फ्लो जो है वो इसको चाहिए, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वहां पे नेचर को मैनेज किया जा सके 2030 तक। इट इज वन ऑफ मेनी डिमांड्स एंड टारगेट्स जो कि इसके द्वारा सेट करे गए हैं 2030 तक के लिए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए। क्या ये लीगली बाइंडिंग है, तो यस इट इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, एंड यस इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहां पर लोकेट करते हैं, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स की सीरीज में 16 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं, और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। आज की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जो जो चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के अंदर लेक्चर में हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी का, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन को डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिस्कशन नेशनल आयुष मिशन WPI को लेकर होगा, CPI को लेकर भी। इकोनॉमिक सेक्शन से एक क्वेश्चन है, इकोलॉजी संकल्प से सिद्धि NTPC, एंड यहाँ पर नेक्स्ट UMREWP स्कीम, एंड देन बॉर्डर ऑफ जॉर्जिया को लेकर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, और आपसे पूछा है कि बताइए ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। पहली कहती है इसे 2011 में लॉन्च किया गया था, हो सकता है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सेस टू जस्टिस
रिड्यूसिंग द डिले। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस को एक्सेस करना है और डिले को खत्म करना है। दोनों पॉसिबल है, या फिर हो सकता है कहीं पे कुछ गलती भी हो। सोच समझ के आंसर करिएगा। जो टाइम पीरियड है वो यहां पर आपके पास 10 सेकंड का ही है, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दिस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो कौन सी स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है सेंटर और स्टेट दोनों ही इसमें पैसा लगाएंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं उसके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा है वो लगाया जा रहा है। तो बेसिकली जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए जो स्कीम थी वहां पर 9,000 करोड़ जो है टोटल कॉस्ट का एलोकेशन इसके अंदर किया गया है, और इसे फर्दर 2021 तक के लिए स्कीम थी, लेकिन अभी न्यूज थी कि इसे 2026 तक चलने दिया जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है 5 साल से बढ़ाया गया है। इसी वजह से जो आपकी लीगल रिफॉर्म जस्टिस डिलीवरी स्कीम है इसको न्यूज में लाया गया था। तो यस, पहली स्टेप आपकी ठीक हो जाती है। 2011 में इसको लेकर आया गया था, फिर 2021 तक चलाया गया और अभी से 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे क्या होगा? आपको अपनी जुडिशरी को डेवलप करना है और जस्टिस डिलीवरी करनी है विद इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर ठीक हो जाती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर आपका सी होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन को लेकर है। पूछा गया है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे 2014-15 के अंदर लॉन्च किया गया था। जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, हो सकता है ये ग्रीन रेवोल्यूशन का एक सब स्कीम है, सब मिशन है, ये भी पॉसिबल है। ये क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट, लाइफ स्टॉक के क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट को इंश्योर करता है। यहां पर टाइम पीरियड जो है 10 सेकंड का 1 सेकंड आपको टाइम मिलता है, जो मैंने शुरू कर दिया है। कोशिश करें 10 सेकंड के अंदर इसको आंसर करने की नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन को लेकर। तो देखिए, जो आपका मिशन है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, तो ये जो लाइफ स्टॉक होता है आपका, लाइफ स्टॉक में क्या क्या आता है? आपके कैटल्स हैं, काउज हैं, बफेलोज हैं, चिकन है, ये सब चीजें लाइफ स्टॉक के अंदर आती है, जो कि हमें वेरियस प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड करते हैं, जो एनिमल्स वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। 2014-15 में इस स्कीम को लेकर आया गया था और इससे एक्सपेक्ट किया गया था कि क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, देखिए अगर ओनली दिया होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, लेकिन कहीं पे ओनली नहीं दिया तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली इंप्रूवमेंट करनी है हमें अपने किसके अंदर? लाइफ स्टॉक के अंदर, पशुधन के अंदर। ठीक है, स्कीम जो है इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है व्हाइट रेवोल्यूशन राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, जो कि अप्रैल 2019 में लाई गई थी, उसकी सब स्कीम के तौर पे, ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन की सब स्कीम के तौर पे। तो सेकंड स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के बारे में डिस्कशन हमने किया है। यहां पर चलते हैं, यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है नेशनल आयुष मिशन को लेकर है। तो नेशनल आयुष मिशन को लेकर पूछा गया, ये भी अभी न्यूज में था। बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहली स्टेटमेंट कहती है ये एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड के बीच में डिफरेंस पता होगा तो ही एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। स्कीम जो है दैट विल रन अप टू 2026, 2026 तक ये जो स्कीम है चलने वाली है। मैं आपका टाइम पीरियड यहां पे स्टार्ट कर देता हूं, कोशिश करें 10 सेकंड के अंदर आंसर करने के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है पूरा आपका नेशनल आयुष मिशन का, इसमें टोटल कॉस्ट 4,603 करोड़ बताई जा रही है, जिसमें से सेंटर 4,500 करोड़ में से 3,000 करोड़ जो है वो बियर करने वाला है। बाकी का जो 1,603 करोड़ है वो राज्य सरकारों के द्वारा बियर किया जाएगा। और जब मैं कहता हूं कि यहां पर केंद्र सरकार जो है 3,000 करोड़ को बियर करेगी, रिमेनिंग 1,603 करोड़ जो है राज्य सरकारें करेंगी, इट मींस सेंट्रल स्टेट दोनों ही अपना अपना पैसा इसके अंदर लगा रहे हैं। इट मींस कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती तो पूरा सेक्टर ही सेंटर का होता है। इट मींस पूरा पैसा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता। स्कीम जो है क्या उसे 2026 तक चलाया जाएगा? तो यस, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। नेशनल आयुष मिशन जो है 2026 तक चलने वाला है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल आयुष मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि WPI को लेकर है। जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसे रिसेंटली रिलीज किया गया है जून के महीने को लेकर, जून 2021 के महीने को लेकर। और पूछा गया है कि ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। काफी बेसिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। OEA, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा इसे जारी किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, RBI के द्वारा, या फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। टाइम पीरियड में आपका शुरू कर देता हूं 10 सेकंड का, सोच समझ के आंसर करिएगा। इन्फ्लेशन इन होलसेल प्राइस जो है जून के महीने में भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, क्योंकि जब मई में ये न्यूज आई थी, तो मई में तो मैंने आपको बताया था ये
12.94% तक चला गया था। 13%। यूजुअली जो आरबीआई वो कहता है 4 ± 2% का एक बैंड देता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि 4 ± 2% रहना चाहिए, मतलब ये 2% से लेकर 6% तक वेरी कर सकता है। लेकिन मई में देखिए ऑलमोस्ट 13% तक चला गया था। जून के महीने में भी कोई ज्यादा राहत नहीं मिली है, ये 12.07%, कुछ तो नीचे आया है लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया, ये ध्यान रखिएगा। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर OEA, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIT जिसको कहते हैं, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसके द्वारा इसे लेकर आया जाता है और जून का भी उसी के द्वारा लेकर आया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब बेसिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो आपका था वो न्यूज में था, करंट अफेयर्स में था, इसी वजह से डिस्कशन किया। इवन द होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है इसकी ज्यादा मान्यता अभी तो नहीं है, पुराने टाइम में इसे बहुत कैलकुलेट किया जाता था और बहुत सीरियसली भी लिया जाता था। लेकिन देखिए जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं, क्या हम चीजें होलसेल में खरीदते हैं? आंसर इज नो, हम होलसेल में तो नहीं खरीदते हैं। हम किस में खरीदते हैं? हम रिटेल में खरीदते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो प्राइस होलसेल प्राइस इंडेक्स का है वो हमारे एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको नहीं बताता, रादर इसको बताने के लिए आपका दूसरा इंडेक्स होता है जिसे कहते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि बेटर इमेज जो है वो यहां पे दिखाता है। और अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपका किसके ऊपर है? CPI के ऊपर है। देखिए CPI को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए और आपसे पूछा कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर। CPI जो है वो कैलकुलेट करता है डिफरेंस इन प्राइसेस कमोडिटीज को लेकर और सर्विसेज, मतलब कहने का ये है कि इसमें कमोडिटीज भी शामिल होती है और सर्विसेज को भी कंसीडर किया जाता है। हो सकता है 4 तरीके के CPIs होते हैं, ये भी पॉसिबल है, और इसे CSO के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा? टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट कर देता हूं, 10 सेकंड में कोशिश करिएगा इसको आंसर करने की। बेस ईयर की बात करी जाए तो CPI है, इसका बेस ईयर 2012 है। ठीक है, 2012 बेस ईयर होते हैं, बेसिकली उस पर्टिकुलर साल से ही फिगर्स को कंपेयर किया जाता है, क्योंकि देखिए महंगाई है या महंगाई नहीं है, जो 12% है, 13% है, 5% है, ये कैसे निकलेगा? कोई ना कोई कंपैरिजन करने के लिए आपके पास साल होना चाहिए ना। तो उसी तरीके से जो एक बेस ईयर होता है इसके अंदर लिया जाता है। CPI का जो जनरल है बेस ईयर 2012 है। हाउएवर द बेस ईयर फॉर CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, क्योंकि देखिए 4 तरीके के CPI होते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल वर्कर भी एक CPI है, उसका बेस ईयर 2016 है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। CPI क्या कमोडिटीज और सर्विसेज दोनों को कैलकुलेट करता है और उसके हिसाब से इन्फ्लेशन निकालता है? बिल्कुल ठीक है, दोनों को कैलकुलेट किया जाता है इसके अंदर, और उसके बाद यहां पर क्या किया जाता है? इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इससे आगे बढ़ते हुए, CPI जो है क्या ये CSO के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? डिफरेंस जो है वो तो बता दिया, यहां पर 4 तरीके के होते हैं वो भी बता दिया, बट क्या ये CSO के द्वारा आता है? बताइए। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। CPI इज कैलकुलेटेड बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा 4 तरीके के CPIs होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी। तो आंसर क्या हो जाता है आपका? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर कैलकुलेट यहां पे सही हो जाती है। एक बार देख लीजिए किस किस तरीके के आपके CPIs होते हैं। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का होता है, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर, CPI फॉर रूरल लेबर एंड CPI फॉर रूरल अर्बन कंबाइंड। ये 4 तरीके के CPIs आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए 100 डेज 200 डेज की सीरीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप डे वाइज तैयारी करना चाहते हैं, 2021 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका स्टैटिक पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, ये सभी आपके इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स जो है वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर मिशन UPSC 2022, जहां पर आपको ये जो सारी चीजें स्क्रीन पे दिख रही हैं ये आपको MCQs के साथ साथ क्लास लेक्चर जो होते हैं उसकी भी तैयारी करा देता है। और 200 डेज की सीरीज के अंदर भी आपको MCQs के लेक्चर भी मिल जाते हैं और क्लास लेक्चर भी मिल जाते हैं, ताकि प्रीलिम्स मेंस दोनों तरीके से आपकी एक बेहतर तरीके से तैयारी हो सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल इंक्रीजेस विद इन एन ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, बायो कंसंट्रेशन कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? तो जब केमिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है तो उसे क्या कहा जाता है? ये आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली न्यूज थी कि यहां पर कैपिटा डिटर्जेंट कंजम्पशन इंडिया के अंदर बताया गया था न्यूज के अंदर कि 2.7 kg पर ईयर है। तो इंडिया के अंदर पर व्यक्ति एक साल में 2.7 kg डिटर्जेंट जो है उसके थ्रू पॉल्यूशन जो है फैलाता है। फिलीपींस के अंदर भी बताया गया ये 3.7 kg है, और यूनाइटेड स्टेट्स में एज यूजुअल 10 kg के आसपास बताया गया है। ठीक है, वहीं पे ही ये कॉन्सेप्ट जो बताया गया था। अगर आप बेसिक बुक भी पढ़ेंगे, इवन NCERT भी देखेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी की, तो होता क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जब एक पर्टिकुलर केमिकल
का कॉन्सेंट्रेशन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बढ़ने लगता है उसे कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। आंसर क्या हो जाएगा? एक। और अगर ये एक ऑर्गेनिज्म के अलावा जो उस ऑर्गेनिज्म को खाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी चला जाता है, और फिर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को तीसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, उन सबके अंदर जब ये कॉन्सेंट्रेशन होने लगती है उसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये डिफरेंस होता है बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के अंदर। तो फिलहाल यहां पर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए एक बार मैं आपको एक इमेज के थ्रू और भी बेहतर तरीके से बताता हूं। देखिए, जब भी कंटेमिनेशन एक ही स्पीसीज में हो रहा है, फिश के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइप के फिश के अंदर ही हो रहा है, तो उसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ, पहले ये क्रैब्स दिख रहे हैं आपको, इनके अंदर बायो एक्यूमुलेशन हुआ, लेकिन फिर यहां से फिश ने इनको खाया तो फिश के अंदर चला गया, सील ने उस फिश को खाया, सील के अंदर चला गया, सील को बेयर ने खाया तो यहां पर बेयर के अंदर भी चला गया। तो यहां पे इस पर्टिकुलर प्रक्रिया या प्रोसेस को क्या कहेंगे? इट वुड बी कॉल्ड द बायो मैग्निफिकेशन। सो बायो एक्यूमुलेशन जब एक ही जीव में होता है, वन स्पीसीज में, जब मल्टीपल में होता है उसे कहते हैं मैग्नीफाई हो गया, अब तो ये बायो मैग्निफिकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 जो है संकल्प से सिद्धि के बारे में पूछ रहा है और कहता है कि बताएं कि इसमें से करेक्ट कौन सी नहीं है। नॉट करेक्ट आपसे पूछा है। इसे मिशन वंधन भी कहते हैं। किसे? संकल्प से सिद्धि को क्या मिशन वंधन कहते हैं? हो सकता है। वंधन स्कीम एक कंपोनेंट है किसका? एमएसपी फॉर एमएफपी का, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। अब ये एमएसपी एमएफपी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सेवरल वंधन केंद्र जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया अंडर इट। तो यहां पर मैं आपका टाइम पीरियड जो है स्टार्ट कर देता हूं। 10 सेकंड के अंदर आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। और अगर वैसे मैं आपको बताऊं, पहली और तीसरी स्टेटमेंट को देखेंगे, पहली स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हिंट दे रही है कि दोनों या तो सही होंगी या दोनों ही गलत होंगी, क्योंकि मिशन वंधन यहां पर भी दिया है और मिशन वंधन यहां पर भी दिया है। और बात करी जाए तो यस, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है उन्होंने पूरा संकल्प से सिद्धि मिशन वंधन जो आपका ट्राइफेड का प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, इसको यहां पर रिव्यू किया था। इसी वजह से ये न्यूज में था। इस मिशन के थ्रू हमने काफी सारे वंधन केंद्र जो है, वंधन विकास केंद्र, हाट बाजार, मिनी ट्राई फूड यूनिट्स, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, ट्राई फूड पार्क्स, और इवन जो हमारी स्फूर्ति स्कीम है जिसमें स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री क्लस्टर की बात करी जाती है, उसके बारे में भी यहां पर बात करी थी। तो यस, इट्स इज नोन एज मिशन वंधन, और इसके अंदर काफी सारे वंधन विकास केंद्र खोला गए हैं। वंधन स्कीम के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एमएसपी के मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएफपी के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसके लिए ये एमएसपी दिया जाता है। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है। आपसे पूछा था करेक्ट कौन सी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हो गई तो गलत तो कोई भी नहीं हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। चलिए चलते हैं यहां पर, इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं किस चीज को लेकर बात कर रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछ रहा है एनटीपीसी को लेकर। रिसेंटली एमएनआरई हैज अप्रूव्ड अ सोलर पार्क व्हिच विल बी सेट अप बाय एनटीपीसी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस राज्य के अंदर एमएनआरई के द्वारा अप्रूव किया गया सोलर पार्क जो है वो सेटअप किया जाएगा एनटीपीसी के द्वारा? क्या ये तमिलनाडु में किया जाएगा, आसाम में, राजस्थान में, या फिर गुजरात के अंदर? टाइम पीरियड में आपका शुरू कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करेगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूटी ऑफ लद्दाख, की सेटअप किया जाएगा पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। कहां पर? लद्दाख के अंदर। लेकिन इन्होंने एनटीपीसी आरईएल जो है, इन्होंने एक सोलर पार्क जो है वो भी बनाने की बात करी है, और वो कहां पर बनाने की बात करी है? वो बनाने की बात करी है इन्होंने रन ऑफ कच्छ, गुजरात के अंदर। ठीक है, जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको भी जनरेट किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो कमर्शियल स्केल का आपका अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्कीम होती है उसको भी लेकर आया जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी विल बी द करेक्ट आंसर। गुजरात के अंदर इसको लेकर आया जाएगा, कच्छ रीजन के अंदर। चलिए, तो यहाँ पे बड़े बड़े सोलर पावर पार्क्स फोटोवोल्टिक सेल के साथ मिलकर बनाए जाने वाले हैं। एनटीपीसी के द्वारा अप्रूवल इनको एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा दे दिया गया है। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि यूएमआरईपीपी स्कीम के बारे में है। पूछ रहा है यूएमआरईपीपी स्कीम के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट जो है कहती है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक योजना है, हो सकता है इसे 2019 में रोल आउट किया गया था, ये भी पॉसिबल है। टाइम पीरियड में आपका यहां पे स्टार्ट कर देता हूं, 10 सेकंड के अंदर आप कोशिश करिएगा इसका आंसर करने की। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्कीम जो है, देखिए बात किसकी करी जा रही है? अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, पावर पार्क्स।
तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी जा रही है तो यहाँ पे जो मंत्रालय है वो कौन सा है, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें मंत्रालय है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, 2014 में इसको लेकर आया गया था, ना कि 2019 के अंदर, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट तो कुछ भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इट इज अ स्कीम जिसके थ्रू UMREPPs जो आपके पावर पार्क्स है, एनर्जी पावर पार्क्स, उनको डेवलप किया जाएगा। सोलर पावर स्कीम इज ऑल्सो अ स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की है, जिसके अंदर काफी सारे सोलर पार्क्स जो है अक्रॉस द वेरियस स्टेट्स, काफी सारे राज्यों के अंदर बनाने की बात करी गई है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। चलिए, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सरकार काफी काम कर रही है, चाहे वो आपकी विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो या फिर हाइड्रो पावर हो। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन बात करता है कि जॉर्जिया का बॉर्डर किससे टच करता है ना। जॉर्जिया न्यूज में था तो वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले यहां पर जल्दी से बताएं, 4 कंट्रीज के नाम आपके सामने दिए हैं, अजरबैजान है, अर्मेनिया है, तुर्कमेनिस्तान है, रशिया है। किससे बॉर्डर टच होता है, किससे नहीं होता है, मैप करते हैं तो इसके बारे में आंसर कर पाएंगे। अभी रिसेंटली इंडिया ने गिफ्ट किया है one part of the holy relics of 17th century Saint Queen Ketevan to the Georgian government। जॉर्जियन गवर्नमेंट को कुछ relics जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं सेंट क्वीन केटवन के, और ये relics जो हैं, ये these relics were gifted on the first ever visit of इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है वो इंडिपेंडेंट जॉर्जिया के अंदर गए हैं। जॉर्जिया एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, लोकेशन देखेंगे तो काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेट करती है, और इसका जो बॉर्डर है वो काफी सारी कंट्री से टच करता है। 18 से 14 किलोमीटर का बॉर्डर जो है उसमें रशिया को टच होता है सबसे बड़ा, 900 किलोमीटर के आसपास, टर्की को टच होता है, अर्मेनिया को टच होता है और अजरबैजान को टच होता है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और चौथा तो ठीक है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान का नाम कहीं भी दूर दूर तक नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, यहां पर बॉर्डर देख भी लीजिए, नीचे अजरबैजान दिखाई दे रहा है, अर्मेनिया है, टर्की है, और ऊपर आपका रशियन फेडरेशन जो है। रशिया तो अपने आप में इतनी बड़ी कंट्री है कि हर किसी दूसरी कंट्री को कहीं ना कहीं टच करता ही होगा। तो अगर एग्जाम में दिया होता है कुछ भी समझ में नहीं आता है तो रशिया को तो मार्क कर ही दीजिएगा, अगर आपको फाइनली आंसर देना ही देना है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि आपने एग्जाम के अंदर सिर्फ 30 क्वेश्चन सोल्व करा, 30 क्वेश्चन से तो एग्जाम पास नहीं होगा, तो आपको ऑफकोर्स कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट यहां पर करना पड़ेगा, और वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, क्योंकि रशिया अपने आप में इतनी बड़ी कंट्री है कि चांसेस काफी ज्यादा है कि वो दूसरी कंट्री को टच करता होगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, बिकॉज व्हेन यू लाइक एंड व्हेन यू शेयर, इट कीप्स द मोटिवेशन हाई। So thank you for watching this video. Have a nice day. Take care. Goodbye.